नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी व्याकरण पर। आज की कक्षा में हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ने वाले हैं कि विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है। इस संबंध में अपन आज समझेंगे। अगर विराम चिन्ह ना लगाएं तो कितना नुकसान हो सकता है, अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इनके बारे में आज अपन समझेंगे। आइए देखते हैं विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह को पहले अपन तोड़ के देखें तो विराम का मतलब होता है रुकना, स्टॉप, ठहरना, ठीक है। और चिन्ह का मतलब होता है निशान, कोई भी सिंबल। यानी इसका मतलब हो गया कि जो हमें रुकने, ऐसा चिन्ह जो हमें रुकने के लिए प्रेरित करें, वो क्या होता है, विराम चिन्ह होता है। अब विराम चिन्ह की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। विराम चिन्ह की परिभाषा है भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। यानी हम जब कोई वाक्य लिख रहे हैं या हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उनके बीच में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ क्या होता है, वही विराम चिन्ह कहलाते हैं। हम अपने भाव प्रकट करेंगे लिख करके, तो कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ स्पीड में बढ़ते जाना है, कहाँ प्रश्न पूछना है, ये सब जिन चिन्हों के माध्यम से प्रकट किया जाता है वही विराम चिन्ह कहलाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर अपन विराम चिन्ह का प्रयोग ना करें तो हमें कितना नुकसान उठाया जा सकता है, या कि अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आइए देखते हैं। देखो, एक वाक्य रोको मत जाने दो, वाक्य क्या है, रोको मत जाने दो। इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर अपन ऐसे पढ़े रोको मत जाने दो तो इसका एक अर्थ निकलता है कि भाई रुकने के लिए कह रहा है, जाने नहीं देना है हम, है ना। और यही वाक्य अगला अपन देखिए, रोको मत जाने दो, मत के आगे अपनों ने डेश लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, रोको मत जाने दो, तो दोनों का ही अर्थ अलग हो गया। इसका मतलब है रुकना, इसका मतलब है नहीं रुकना, दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। यानी हमें विराम चिन्ह के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मैंने आपको पहले की कक्षा में बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग करना बताया था कि अगर वहाँ पे एक कुंती शब्द, अगर अपन उसमें बिंदु का प्रयोग करना नहीं सीखें, अगर अपन बिंदु ना लगाएं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कुंती का कोई अलग ही शब्द बन जाएगा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैंने आई का बटन ऊपर दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने वो क्लास वहाँ पर लगा दी है, उसमें बहुत आसानी से आपको बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग करना सिखाया है। तो आइए अपन देखते हैं पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम क्या होता है। पहला है पूर्ण विराम, यानी जो विराम चिन्ह है उसका पहला भेद है पूर्ण विराम। इस प्रकार के चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। जब वाक्य खत्म हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, देखो चिन्हों का प्रयोग हमेशा लिखने में ही किया जाएगा, बोलने समय थोड़ी इनका प्रयोग किया जाएगा। हम कोई भी वाक्य लिख रहे हैं और हमारा वो वाक्य पूरा हो गया तो उसके अंत में जो चिन्ह लगाया जाएगा वो कौन सा चिन्ह होगा, पूर्ण विराम होगा। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता देता हूँ, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ हमारा एक वाक्य पूरा हो गया तो हमने क्या लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। इसे ही इंग्लिश में फुल स्टॉप भी बोलते हैं, ठीक है। वह छत से गिर गया, तो वाक्य पूरा हो गया तो हमने क्या लगा दिया, ये पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया। दूसरा है अल्प विराम। दूसरा कौन सा है, अल्प विराम। इस प्रकार का चिन्ह जो यहाँ दिया हुआ है यह अल्प विराम का चिन्ह कहलाता है। एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसे अपन इंग्लिश में कोमा भी बोलते हैं, ठीक है। एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उदाहरण यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, दूध से, उदाहरण क्या है, दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई आदि बनते हैं। यानी यहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें हैं ना, तो इनको बताने के लिए हमने क्या कर रखा है, इस चिन्ह का प्रयोग कर रखा है। अगला है अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अर्धविराम का चिन्ह इस प्रकार का होता है, देखो यहाँ पे दे रखा है, ये अर्धविराम कहलाता है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताने के लिए वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यानी जब कोई दो वाक्य है, दो मतलब छोटे छोटे वाक्य, उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। देखो मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, जैसे मैंने समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं समझा। अब यहाँ पे ये क्या लगा रखा, उन्होंने लगा रखा ना अर्धविराम, यानी मैंने समझाने की कोशिश की उसे लेकिन वो नहीं समझा। तो ये वाक्य अलग है और ये वाक्य अलग है, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सीधा सा समझ में आता आपको, इस प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी ऐसे वाक्य जहाँ प्रश्न पूछा जाए वहाँ इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे कहाँ जा रहे हो ये प्रश्नवाचक है, तो आप लोगों ने क्या लगा दिया, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। उसी प्रकार वह क्या रखा है, तो वह क्या रखा, ये अपन पूछ रहे हैं ना, तो क्या, इस पर ये प्रश्नवाचक शब्द है तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग
होता है। ठीक है, तो जहाँ पर हमें प्रश्न पूछे जाए ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। पांचवा है विस्मय बोधक चिन्ह। कौन सा? विस्मय बोधक चिन्ह। इस प्रकार का ये विस्मय बोधक चिन्ह होता है। इसी चिन्ह को संबोधनवाचक में भी प्रयोग किया जाता है। देखो अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका अपन ये समझ लेते हैं। विस्मय, आश्चर्य, हर्ष आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ आश्चर्य प्रकट हो रहा, विस्मय प्रकट हो रहा, जहाँ हर्ष प्रकट करना हो, ऐसे वाक्यों में ये विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण है जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अब देखो वाह के आगे क्या लगा है, ये क्या लगा? विस्मय बोधक चिन्ह लगा है। अगला वाक्य है हाय अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पे आश्चर्य दिखा रहे ना कि तुमने तो गजब कमाल कर दिया। अब यहाँ पे विस्मय बता रहे अब मैं क्या करूं, है ना, तो दुखी हो रहा है। तो यहाँ पे एक आश्चर्य विस्मय है, अपन ये कहें तो यहाँ पे काय का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि इन चिन्हों का प्रयोग, कौन से विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग संबोधन के लिए भी किया जाता है। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना मित्रों, तो ऐसा अगर अपन उसे लिखेंगे तो मित्रों लिखने के बाद क्या लगेगा? इस प्रकार का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो और एक और इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है उद्धरण चिन्ह। कौन सा? उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार के जो ये चिन्ह लगे हैं इन्हें उद्धरण चिन्ह कहते हैं। किसी और के वाक्य या शब्दों को वैसा ही रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी किसी दूसरे का वाक्य उसे अपन लिख रहे हैं और एज इट इज अपने को वैसा का वैसा ज्यों का त्यों रखना है, तो इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। इसे कौन सा चिन्ह कहेंगे? उद्धरण चिन्ह कहेंगे। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे यहाँ पे उदाहरण मैंने दिया है, जैसे तुलसी ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? तुलसी जी का वाक्य वो ऐसा कैसा ही लिख दिया। कैसा? जैसा उन्होंने लिखा था वैसे का वैसा मैंने अपने उदाहरण में लिख दिया। के क्या लगा के? इस प्रकार का चिन्ह लगा के। तो इस चिन्ह को क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो आपको ये मैंने 6 चिन्ह बताए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में मैं कुछ और चिन्हों के बारे में आपको बताऊंगा। आशा आपको क्लास में समझ आई होगी। अगर आपको क्लास समझ आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और इन चिन्हों को आराम से याद करें। अगली क्लास में हम और आसानी से अन्य चिन्हों को देखेंगे।